तो फर्स्ट करें, आप सुबह उठते हैं, अपने बागीचे में बड़े सुकून से चाय पी रहे हैं और अचानक आपका पड़ोसी आ जाए। बिल्कुल, आप देखते हैं कि आपका पड़ोसी आपके लॉन के बीचों बीच से अपनी दर्जनों गायों को हाँकता हुआ ले जा रहा है। मतलब आप उसे रोकने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वो इंतहाई सुकून से मुड़ के कहता है कि मेरे पास कानूनी हक है, मैं जब चाहूँ यहाँ से गुजर सकता हूँ। ये तो किसी को भी हैरान करने के लिए काफी है। जाहिर है, मैं तो हैरान खड़ी रह जाऊंगी कि क्या वाकई कोई किसी की जाती मिल्कियत में इस तरह दरअंदाजी कर सकता है। प्रॉपर्टी के वो कौन से पोशीदा कानून है जो हमारी जायदादों को पड़ोसियों के साथ यानी एक नजर ना आने वाले धागे से बांध देते हैं। ये एक बहुत ही जबरदस्त और आम जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है। तो आज के इस तफसीली जायजे में हम इसी पेचीदा पहलू की गहराई में उतरेंगे। आज हम एजमेंट एक्ट यानी हक़ आसाइश के सेक्शन 24 से 37 तक का मुकम्मल और जामे मुताला करेंगे। हमारा तरीकाकार ये होगा कि कानून की जो अहम इंग्लिश फ्रेजेस हैं हम उन्हें पढ़ेंगे और फिर उनका उर्दू में तफसीली तर्जुमा और तशरीह करेंगे ताकि हर कानूनी नुक्ता और मिसाल अच्छी तरह समझ आ सके। बिल्कुल, और ये मौजू हर उस शख्स के लिए जानना जरूरी है जो किसी जायदाद का मालिक है या किराएदार है, क्योंकि देखें, बज़ाहिर जो चार दीवारी हमें अपनी मुकम्मल सल्तनत लगती है ना, हाँ। वो दरअसल पड़ोसियों के हुकूक के साथ मशरूत होती है। आज हम देखेंगे कि जब दो जायदादों के मुफादात आपस में टकराते हैं तो कानून उनके दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम करता है। सही। मेरी कोशिश यही होगी कि मैं एक आम इंसान की नज़र से इन उलझनों को समझूं। तो चलें, सबसे बुनियादी मसले से शुरू करते हैं, यानी पैसा और मेहनत। सबसे अहम चीज, हाँ ना। तो अगर मुझे अपने पड़ोसी की जमीन से गुजरने का हक मिल गया है या मेरी पानी की नाली उसकी जमीन से गुजर रही है, तो इसका खर्चा कौन उठाएगा? मेरे नोट्स में सेक्शन 25 की एक अहम इंग्लिश इबारत है, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस नेसेसरी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ईजमेंट। तो ये जिम्मेदारी किस पर है? अच्छा, कानून ने यहाँ दो इस्तिलाहात मुतारिफ करवाई हैं। एक है गालिब मालिक या डोमिनेंट ओनर, ये वो शख्स है जो हक इस्तेमाल कर रहा है, यानी आप। और दूसरा है मगलूब मालिक या सर्वेंट ओनर, जिसकी जमीन इस्तेमाल हो रही है, यानी आपका पड़ोसी। ठीक है, गालिब और मगलूब। जी, अब आपकी पढ़ी हुई इबारत का जवाब इसी कानून में मौजूद है कि डिफरेड बाय द डोमिनेंट ओनर, यानी आसाइश को बरकरार रखने, उसकी मरम्मत और देखभाल का सारा खर्चा गालिब मालिक यानी आपकी जेब से जाएगा। अरे वाह। अगर आपको रास्ता मिला है ना, तो उस रास्ते को हमवार रखना, वहां मौजूद गड्ढों को भरना, ये सब आपकी जिम्मेदारी है, पड़ोसी की नहीं। जरा रुकिए, मतलब ये तो ऐसा ही हो गया जैसे मैंने किसी को कानूनी तौर पर अपने घर का वाईफाई इस्तेमाल करने का हक दे दिया हो। हाँ बिल्कुल। मैंने पासवर्ड दे दिया, लेकिन अब वो पड़ोसी मुझसे ये डिमांड नहीं कर सकता कि भाई मेरे कमरे में सिग्नल कम आ रहे, तुम कोई नया और महंगा राउटर खरीदो। क्या कानून भी ऐसे ही सोचता है? 100% ऐसा ही है। ये बड़ी जदीद और बेहतरीन तशबीह दी आपने। कानून की नजर में मगलूब मालिक आपका सर्विस प्रोवाइडर नहीं बन गया। कानून वाजे कहता है, सर्वियन ओनर नॉट बाउंड टू डू एनीथिंग। अच्छा, यानी वो कुछ नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं। मगलूब मालिक पर कोई पाबंदी नहीं कि वो गालिब मालिक के फायदे के लिए कोई अमली काम करे। वो सिर्फ इस बात का पाबंद है कि वो आपके हक में कोई रुकावट खड़ी ना करे। तो इसका मतलब है कि अगर मेरी पानी की नाली पड़ोसी के लॉन से गुजर रही है और उसमें कचरा फंस जाता है, तो मैं पड़ोसी से नहीं कह सकती कि जाओ नाली साफ करो। हरगिज नहीं, सफाई आपको खुद करनी होगी। और हाँ, बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। सेक्शन 26 में एक और शर्त है, लायबिलिटी फॉर डैमेज फ्रॉम वांट ऑफ रिपेयर। मतलब अगर मरम्मत ना की जाए तो? हाँ, फर्ज करें वो नाली या पाइप टूट जाता है, जिसे कानून में आर्टिफिशियल वर्क कहते हैं, और आपकी गफलत से वो गंदा पानी पड़ोसी के लॉन को खराब कर देता है, तो कानून कहता है कि चूंकि मरम्मत आपकी जिम्मेदारी थी, इसलिए अब हर्जाने का बोझ भी आप ही को उठाना पड़ेगा। ये बात वाकई मंतिकी लगती है। वैसे भी पड़ोसी अपनी जमीन पर किसी और का हक बर्दाश्त कर रहा है, तो उसे माली बोझ क्यों दिया जाए? अच्छा, आपने कहा कि पड़ोसी पर कुछ करने की पाबंदी नहीं, लेकिन क्या वो अपनी जमीन के साथ जो चाहे कर सकता है? क्या मतलब? किस तरह का काम? मतलब अगर किसी को मेरी जमीन से गुजरने का रास्ता मिला हुआ है, तो क्या मैं उस रास्ते के आखिर में एक बड़ी सी दीवार बना सकती हूँ? सेक्शन 27 क्या कहता है? यहीं पर तवाज़ुन का उसूल आता है। मगलूब मालिक अपनी जायदाद को किसी भी ऐसे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है जो दूसरे के हक में रुकावट ना बने। अगर ए ने बी को रास्ता दिया है, तो ए उस रास्ते पर आगे घास पर अपने जानवर तो छोड़ सकता है चरने के लिए। हाँ, इससे रास्ता तो ब्लॉक नहीं होता। बिल्कुल, लेकिन वो रास्ते के आखिर में दीवार बनाकर उसे बंद नहीं कर सकता, और ना ही रास्ते को इतना तंग कर सकता है कि बी के लिए गुजरना नामुमकिन हो जाए। एक और मिसाल है दीवार के सहारे की। अच्छा, वो कैसे? फर्ज करें आपके घर को पड़ोसी की दीवार का कानूनी सहारा हासिल है। पड़ोसी उस दीवार की मरम्मत का पाबंद तो नहीं है, लेकिन वो बदनीयती से उस दीवार को जानबूझकर गिरा भी नहीं सकता। यानी मैं उसे मजबूर नहीं कर सकती कि वो दीवार को पेंट करे, लेकिन उसे गिराने से जरूर रोक सकती हूँ। बिल्कुल सही समझिए आप। अच्छा, अब सेक्शन 29 की तरफ चलते हैं, जो मुझे नोट्स में काफी उलझा हुआ लगा। अगर मुझे एक हक मिल गया है, तो क्या मैं वक्त के साथ इस हक को बढ़ा सकती हूँ? क्योंकि जरूरत तो बढ़ती है ना इंसान की। मेरे पास इस्तिलाह है इंक्रीज ऑफ ईजमेंट। तो क्या हक भी बढ़ेगा? कानून इस मामले में बहुत सख्त है। उसूल यह है, नॉट सो एज टू इंक्रीज सब्सटैंशियली द बर्डन।
यानी बोझ में नुमायां इजाफा ना हो। जी, आपकी जरूरत बढ़ने का मतलब ये हरगिज नहीं कि पड़ोसी की जायदाद पर बोझ बढ़ा दिया जाए। मिसाल के तौर पर पुराने वक्तों की एक क्लासिक मिसाल है कि अगर किसी शख्स को अपनी छोटी चक्की चलाने के लिए नदी का पानी मोड़ने का हक हासिल है, सही। अब वो अमीर हो जाता है और चक्की की जगह बड़ी फैक्ट्री लगा लेता है, तो वो ये दावा नहीं कर सकता कि चूंकि मेरी मशीनरी बड़ी हो गई है तो मैं नदी का दुगना पानी मोड़ूंगा। लेकिन ये तो मतलब कारोबारी तरक्की के खिलाफ लगता है। अगर एक फैक्ट्री बड़ी हो रही है तो उसकी जरूरियात भी तो बढ़ेंगी ना। कानून उसे क्यों रोक रहा है? देखिए, क्योंकि कानून के नजदीक मुल्कियत का तकद्दुस आपके कारोबारी मुनाफे से ज्यादा अहम है। शुरू में जब आपको पानी मोड़ने का हक मिला था तो वो एक मखसूस हद तक था ना। हाँ, पड़ोसी ने उसी हद तक मांगा होगा। बिल्कुल। मगलूब मालिक ने सिर्फ इतना ही नुकसान बर्दाश्त करने की हामी भरी थी। एक और मिसाल देखें, अगर फैक्ट्री को गंदा पानी नदी में छोड़ने का हक है और फैक्ट्री मालिक काम को वसी करके आलूदगी बढ़ा दे, तो नीचे की तरफ रहने वाले मालिकान, जिन्हें लोअर राइपेरियन ओनर्स कहा जाता है, वो क्यों भुगतें? फैक्ट्री के मालिक को उस इजाफी आलूदगी पर हर्जाना देना पड़ेगा। सही, एक खेत वाले मिसाल भी तो है ना। हाँ, अगर आपको एक मखसूस खेत के लिए पड़ोसी की जमीन से खाद के लिए पत्ते उठाने का हक है और कल को आप 10 नए खेत खरीद लेते हैं, तो उन नए खेतों के लिए पड़ोसी के पत्ते नहीं उठा सकते। हक जायदाद के साथ नत्थी है, आपकी जाती दौलत के साथ नहीं। ये बहुत अहम बात है कि हक के जायदाद के साथ जुड़ा होता है। अच्छा, इजाफे की तो समझ आ गई, लेकिन सेक्शन 30 में है पार्टीशन ऑफ डोमिनेंट हेरिटेज। अगर जायदाद तकसीम हो जाए तो क्या होगा? मतलब आप किस तरह की तकसीम की बात कर रही हैं? फर्ज करें मेरा एक घर है जिसे रास्ते का हक हासिल है। मैं वो घर बेचने के लिए उसे 3 हिस्सों में तकसीम कर देती हूँ। तो क्या वो एक रास्ता अब 3 मुख्तलिफ मालिकान इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, कानून कहता है कि अगर गालिब जायदाद तकसीम हो जाए तो आसाइश का हक तमाम नए हिस्सों को मिल जाता है। लेकिन शर्त वही है कि मगलूब जायदाद पर मजमूई बोझ नहीं बढ़ना चाहिए। मुझे यहाँ एक बहुत सख्त इख्तलाफ है। ये बात तो बिल्कुल गैर मंतिकी लगती है। अच्छा, वो कैसे? देखें, अगर एक घर 3 हिस्सों में तकसीम हो गया तो जाहिर है उस रास्ते पर चलने वाले अफराद की तादाद बढ़ गएगी। पहले एक खानदान था, अब 3 खानदान गुजरेंगे, उनकी गाड़ियां, उनके मेहमान। तो क्या अमली तौर पर यह पड़ोसी पर बहुत बड़ा बोझ नहीं है? पड़ोसी तो पागल हो जाएगा। आपका एतराज बहुत बजा है और ये सवाल अदालतों में सैकड़ों बार उठाया जा चुका है। लेकिन यहाँ कानून एक बहुत बारीक फर्क करता है। कानून अमली इस्तेमाल के बढ़ने और कानूनी बोझ के बढ़ने को दो अलग चीजें मानता है। ये तो बड़ी अजीब मंतिक है। देखे ना, जब शुरू में रास्ता दिया गया था तो वो उस पूरी जमीन के लिए दिया गया था। जमीन के कुदरती तौर पर तकसीम होने से आमदोरफ्त तो बढ़ सकती है, लेकिन रास्ते की कानूनी नौयत तब्दील नहीं हुई। इसकी कोई और मिसाल है जिससे ये क्वालिटी और क्वांटिटी का फर्क वाजे हो? बिल्कुल है। पानी के कुएं की मिसाल ले लें। अगर एक घर को कुएं से रोजाना 50 बाल्टियां पानी निकालने का हक हासिल है, सही, 50 बाल्टियां। अब वो घर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। अब दोनों नए मालकान पानी निकालने का हक तो रखते हैं, लेकिन दोनों का मजमूई पानी रोजाना 50 बाल्टियों से तजावुज नहीं कर सकता। ये नहीं हो सकता कि दोनों 50-50 निकालें। अरे वाह, अब समझ आया। यानी मिकदार नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल। और रोशनी के हक को देख लें। रोशनी चूंकि एक गैर मादी चीज है, तो अगर घर 3 हिस्सों में तकसीम हो जाए तो हर हिस्से को अपनी खिड़कियों से बिला रुकावट रोशनी हासिल करने का हक बरकरार रहेगा, क्योंकि इससे पड़ोसी पर कोई नया बोझ नहीं पड़ रहा। सही, यानी इस्तेमाल का हुजूम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हक की बुनियादी किस्म नहीं बदलनी चाहिए। अब जरा आगे चलते हैं जहां मामलात खराब हो जाते हैं। हम इंसान हैं और हुदूद बूर कर जाते हैं। सेक्शन 31 में लिखा है ऑब्स्ट्रक्शन इन केस ऑफ एक्सेसिव यूजर। तो अगर कोई हद से तजावुज करे तो पड़ोसी क्या करे? पड़ोसी को मुकम्मल हक है कि वो इस गैर कानूनी इस्तेमाल के सामने रुकावट खड़ी करे। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, कानून ने मगलूब मालिक के हाथ एक कड़ी शर्त से बांध दिए हैं। शर्त यह है कि उस रुकावट की वजह से गालिब मालिक के पुराने जायज और कानूनी हक में कोई खलल नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, और मेरे पास जो नोट्स में मिसाल दी गई है ना, वो बड़ी दिलचस्प है। जी बताइए। फर्ज करें एक शख्स को अपने घर की 4 पुरानी खिड़कियों के लिए पड़ोसी की जमीन से रोशनी का हक है। एक दिन वो लालच में आकर उनका साइज बहुत बड़ा कर लेता है या उनके साथ 4 नई खिड़कियां निकाल लेता है। तो ये तो हद से तजावुज हो गया ना। बिल्कुल। अब पड़ोसी को गुस्सा आता है, वो उन नई खिड़कियों के सामने दीवार बनाना चाहता है। लेकिन मसला यह है कि अगर वो नई खिड़कियों की रोशनी रोकेगा तो उस दीवार की वजह से पुरानी और जायज 4 खिड़कियों की रोशनी भी रुक जाएगी। तो इस पर कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि पड़ोसी वो रुकावट हरगिज खड़ी नहीं कर सकता। अरे, मुझे तो ये बात पड़ोसी के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती लगती है। मतलब मैं इसे समझाने के लिए एक तशबीह दूंगी कि ये ऐसा ही है जैसे एक पौधे की उलझी हुई जड़ का कोई खराब और जहरीला हिस्सा काटना हो। बहुत खूब। हाँ, आपको साफ नजर आ रहा है कि वो हिस्सा खराब है, लेकिन चूंकि वो जड़ें इतनी आपस में गुंदी हुई हैं कि अगर आपने खराब हिस्से को काटा तो पूरा पौधा ही मर जाएगा। इसलिए आप उस खराब हिस्से को काट नहीं सकते, आपको कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। क्या मैं दुरुस्त सोच रही हूँ? आपकी दी गई पौधे और जड़ों की तशबीह इस उसूल की 100% दुरुस्त अक्कासी करती है। कानून कभी भी एक गलती को सुधारने के लिए जायज हक को कुर्बान करने की इजाजत नहीं देता। अगर आपकी रुकावट जायज और नाजायज को अलग नहीं कर सकती तो कानून आपको रुकावट डालने से मना कर देगा। आपको सीधा अदालत जाना होगा। जबरदस्त।
اور سیکشن 32 میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے قانون کی ایک زبردست عبارت ہے، انجوائے دی ایزمنٹ وداؤٹ ڈسٹربنس، یعنی بغیر کسی مداخلت کے حق کا استعمال۔ اور یہ حق اتنا طاقتور ہے کہ یہ صرف مغلوب مالک کے خلاف نہیں بلکہ دنیا کے ہر اس تیسرے شخص کے خلاف ہے جو اس میں خلل ڈالے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اے کا قانونی راستہ بی کی زمین سے گزرتا ہے اور کوئی تیسرا شخص سی جس کا زمین سے کوئی لینا دینا نہیں وہ آ کر خواہ اے کا راستہ روک دے تو اے سیدھا سی پر مقدمہ کر سکتا ہے۔ بالکل کر سکتا ہے۔ وہ یہ انتظار نہیں کرے گا کہ پہلے بی کو بلائے کہ بھائی تمہاری زمین پر قبضہ ہو رہا ہے تو مقدمہ کرو۔ حق کے آسائش اپنے آپ میں ایک آزاد حق ہے۔ صحیح۔ اور اب جب کہ مقدمے کی بات چھیڑی گئی ہے تو ہم قانونی چارہ جوئی اور ازالے کی طرف آتے ہیں، سیکشن 33 سے 36 تک۔ اگر حق میں مداخلت ہو گئی ہے تو عدالتوں کے ذریعے ازالے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے سیکشن 33 کہتا ہے سوٹ فار ڈسٹربنس آف ایزمنٹ، یعنی مداخلت پر مقدمہ۔ اور یہاں جو سب سے بھاری لفظ استعمال ہوا ہے نا وہ ہے سبسٹینشل ڈیمیج یا نمایاں نقصان۔ مطلب آپ ہر چھوٹی موٹی بات پر اٹھ کر عدالت کا وقت ضائع نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ قانون آپ کی ہر چھینک پر آپ کو معاوضہ نہیں دلائے گا۔ قانون نے نمایاں نقصان کی بہت واضح تشریح کی ہے۔ پہلی بات یہ کہ اگر کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے آپ کے حق کے شواہد یا ایویڈنس کو نقصان پہنچے یا آپ کی جائیداد کی ویلیو مادی طور پر کم ہو جائے۔ اور روشنی کے حق کے حوالے سے بھی کوئی شرط ہے نا؟ ہاں، روشنی میں مداخلت کو تبھی نمایاں نقصان مانا جائے گا جب اس سے انسان کے جسمانی آرام یعنی فزیکل کمفرٹ میں واقعی خلل پڑے یا وہ اتنا اندھیرا کر دے کہ انسان اپنا کاروبار نہ چلا سکے۔ اور یہی بات ہوا کے حق کے بارے میں بھی ہے۔ جب تک ہوا میں مداخلت صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو وہ نمایاں نقصان نہیں۔ میں نوٹ سے ایک عملی مثال شیئر کرنا چاہوں گی جو یہ بتاتی ہے کہ نمایاں نقصان کیا نہیں ہے۔ جی ضرور۔ فرض کریں اے کو بی کے گھر کی ایک طرف پیدل چلنے کا حق حاصل ہے۔ اب بی اس راستے کے اوپر زمین سے 10 فٹ کی بلندی پر ایک شیڈ یا ویرانڈا بنا لیتا ہے۔ اب چونکہ وہ شیڈ 10 فٹ کی بلندی پر ہے تو نیچے چلنے والوں کے سر پر تو وہ نہیں لگ رہا، کوئی جسمانی تکلیف نہیں ہو رہی، تو قانون کہتا ہے بھئی یہ کوئی نمایاں نقصان نہیں ہے، آپ روتے ہوئے عدالت نہیں جا سکتے۔ زبردست مثال ہے، اور سیکشن 34 میں یہی عقل مندی قانون سہارے کے حق میں بھی دکھاتا ہے۔ عبارت ہے when cause of action arises for removal of support۔ مطلب جب سہارا ہٹارا جائے۔ ہاں، فرض کریں پڑوسی نے وہ دیوار گرا دی جس کا آپ کے گھر کو سہارا تھا۔ آپ فوراً عدالت بھاگتے ہیں کہ میرا گھر گر سکتا ہے، تو قانون کہتا ہے کہ رکیے، جب تک واقعی کوئی ٹھوس نقصان ہو نہیں جاتا، مثلاً دیوار میں دراڑیں نہ پڑ جائیں، تب تک آپ صرف خطرے کی بنیاد پر معاوضے کا مقدمہ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ اگر مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ کھدائی کر رہا ہے اور کل میرا گھر گر جائے گا تو کیا میں گھر گرنے کا انتظار کروں؟ نہیں، قانون اندھا نہیں ہے۔ سیکشن 35 میں اس کے لیے ایک راستہ ہے جسے انجنکشن ٹو ریسٹرین ڈسٹربنس کہتے ہیں، یعنی حکم امتناعی یا اسٹے آرڈر۔ بالکل۔ اگر آپ ثابت کر دیں کہ مستقبل میں مداخلت کا واضح خطرہ موجود ہے تو عدالت نقصان ہونے سے پہلے ہی اس کام کو روکنے کا حکم دے سکتی ہے۔ معاوضہ نقصان کے بعد ملتا ہے لیکن حکم امتناعی نقصان سے بچانے کے لیے پہلے لیا جا سکتا ہے۔ زبردست۔ اب ہم آج کے آخری اور میرے خیال میں سب سے حیران کن سیکشن یعنی سیکشن 36 پر آتے ہیں، اور میں سچ بتاؤں تو یہ مجھے کچھ ہضم نہیں ہو رہا۔ اچھا، کون سی عبارت ہے؟ عبارت سنیں، ابیٹمنٹ آف obstruction آف ایزمنٹ۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک غالب مالک ہیں اور کسی نے آپ کے حق میں غیر قانونی رکاوٹ ڈال دی ہے تو آپ خود بخود اس رکاوٹ کو ختم یا ابیٹ نہیں کر سکتے۔ جی بالکل۔ اگر آپ کے راستے میں کسی نے باڑ لگا دی ہے نا تو آپ خود کلہاڑی لے کر وہ باڑ کاٹنے کے مجاز نہیں ہے۔ مجھے اس پر شدید اعتراض ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ اگر میرے پاس ایک چیز کا مکمل قانونی حق ہے، عدالت نے مانا ہوا ہے، اور کوئی بدماش آ کر میرے راستے میں پتھر رکھ دیتا ہے تو میں اسے خود کیوں نہیں ہٹا سکتی؟ میں کیوں مہینوں عدالتوں کے چکر لگاؤں، وکیلوں کی فیسیں بھروں؟ قانون مجھے اپنا حق خود لینے سے کیوں روک رہا ہے؟ آپ کا غصہ بالکل جائز ہے اور بظاہر یہ واقعی غیر منصفانہ لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ریاست کا ایک بہت گہرا فلسفہ ہے۔ قانون افراد کو خود ساختہ کارروائی، جسے ہم ویجیلنٹزم کہتے ہیں، اس سے سختی سے روکتا ہے۔ تو مطلب قانون چاہتا ہے کہ ہم خود کچھ نہ کریں؟ ذرا سوچئے، اگر قانون یہ اجازت دے دے کہ ہر شخص اپنی مرضی سے رکاوٹیں توڑنا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ آپ ہتھوڑا لے کر اس کی باڑ توڑیں گے، وہ بندوق لے کر باہر آ جائے گا، گلیوں میں تصادم ہوگا اور معاشرے کا امن چند سیکنڈز میں تباہ ہو جائے گا۔ ارے ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ ریاست نے طاقت کے استعمال کا حق صرف اپنے پاس یعنی پولیس اور عدالتوں کے پاس رکھا ہے۔ قانون دراصل چند فٹ کے راستے سے زیادہ انسانی جان اور معاشرتی امن کو اہمیت دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تنازعات مہذب طریقے سے حل ہوں۔ واہ، یہ دلیل واقعی لاجواب ہے۔ یعنی قانون ہمیں جنگل کے دور میں واپس جانے سے روکنے کے لیے ہمارے غصے کو دباتا ہے۔ جی بالکل۔ تو آج ہم نے جائیداد کے ان حقوق کا ایک شاندار سفر طے کیا۔ ہم نے دیکھا کہ ایزمنٹ ایکٹ کتنا نازک توازن قائم کرتا ہے، اخراجات کی ذمہ داری سے لے کر حقوق میں اضافے کی پابندیوں تک، اور پھر قانونی چارہ جوئی کے اصولوں تک کوئی بھی شخص مطلق العنان نہیں ہے۔ ہاں، نہ کوئی مالک ہونے کے زوم میں کسی کا حق مار سکتا ہے اور نہ کوئی حق رکھنے والا پڑوسی کی زندگی اجیرن کر سکتا ہے۔ یہی وہ خوبصورتی ہے جو قانون کو محض ایک کتاب سے اٹھا کر ایک زندہ معاشرتی معاہدہ بناتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔